ओके गाइस, तो एसए 800 आपको रिवाइज कराता हूँ जल्दी से, मेरी बात को सुनिएगा। एसए 800 किससे डील करता है? स्पेशल कंसिडरेशंस क्या आपको लगानी है जब आप ऑडिट कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो बने हुए हैं किसके हिसाब से? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से। 3 पार्ट में आप इस स्टैंडर्ड को डिवाइड कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस करते समय स्पेशल कंसिडरेशन क्या होगी, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग करते समय स्पेशल कंसिडरेशन क्या होंगी, और साथ-साथ में अपना ध्यान रखना है कि फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग करते समय क्या-क्या स्पेशल चीज़ें जो है वो होने वाली हैं। याद रखिए, 200 से 700 तो आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं ही। इन एडिशन टू दैट आपको जो है 800 भी फॉलो करना पड़ता है जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को फॉलो करके बनी है। नाउ व्हाट इज द स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क मतलब ऐसा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो बनाया गया है टू मीट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ द स्पेसिफिक यूजर्स, यानी स्पेसिफिक यूजर की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, मीट करने के लिए जो फ्रेमवर्क जो है वो बनाया गया है, बेसिकली जिसको यूज किया गया है वो बन जाता है हमारा क्या? वो बन जाता है हमारा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। एग्जाम्पल, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपने यूज करी है, या फिर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन जो है वो किसी रेगुलेटर ने स्टैब्लिश करे हैं, या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोविजन जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हो रहे हैं, तो इनको हम लोग बोलेंगे क्या? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क्स। ओके। अब जनरल पर्पस फ्रेमवर्क क्या होता है? ऐसा एफआरएफ विच इज डिजाइन टू मीट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड को मीट करता हो, और वाइड रेंज ऑफ यूजर्स, जो स्पेसिफिक यूजर्स की नीड को मीट करता हो, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। जो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स की नीड को मीट करता हो, वो है आपका जनरल पर्पस फ्रेमवर्क। अच्छा जी, आ जाइए। नाउ सबसे पहली बात, एक्सेप्टेंस करते समय क्या क्या चीजें आपने ध्यान में रखनी है? एक्सेप्टेंस करते समय बेसिकली आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि भाई जब आप लोग एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो ये इंश्योर कीजिए एफआरएफ क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेबल होना चाहिए। क्लास मैंने आपको 210 वगैरह सबके रेफरेंस दिए थे। अब रिवीजन वीडियो में सिर्फ इतनी बात बोलूंगा कि भाई आपने एक्सेप्टेंस करते समय ये बात ध्यान रखनी है कि एफआरएफ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब एफआरएफ एक्सेप्टेबल है नहीं है, किन बातों पे डिपेंड करता है? फिन पे, यानी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ द इंटेंडेड यूजर पे डिपेंड करता है कि भाई हमारा एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर वो एस्टैब्लिश किया गया है किसी रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, प्रिज्यूम टू बी एक्सेप्टेबल। लॉ और रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, प्रिज्यूम टू बी एक्सेप्टेबल। और अगर कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, ऐसे 210 फॉलो कीजिए, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कीजिए। बेसिकली चेक कीजिए कि भाई जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड ऑफ द यूजर है उसको सर्वोपरि मानते हुए और मिसलीडिंग नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आप लोग जो है वो एफआरएफ की एक्सेप्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। आ जाओ जी, प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग पे आ जाते हैं। प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग करते समय आपको क्या क्या बोला गया है, क्या क्या स्पेशल कंसिडरेशन है? ऐसे 200 में आपको बोला जाता है कि भाई उया कासा, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेस। वही आपको यहाँ बोला गया है। नंबर 1, भैया ऑडिटर को कंप्लाई करना है एथिकल रिक्वायरमेंट से और सारे रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से। ओके। अच्छा जी। अब अगर आप डिपार्ट करना चाहते हैं किसी ऐसे की रिक्वायरमेंट से, आप कर सकते हैं, एक्सेप्शनल केस में कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए आप आप आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर जो है वो लगाने पड़ेंगे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट पर्टिकुलर एसे। ओके। एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कीजिए, रेलेवेंट एसे से कंप्लाई कीजिए, रेलेवेंट एसे की रेलेवेंट रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कीजिए। अगर आप कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, आप डिपार्ट कर सकते हैं, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा लीजिए। अच्छा जी। देन और कौन-कौन से एसेज हैं जिन पे आपको स्पेशल कंसिडरेशन देने को बोला गया है? तो कहते हैं साहब अगर आप प्लान एंड परफॉर्म कर रहे हैं एसपीएफएस को, तो ऑडिटर को ये देखना है कि भाई जो आप एसेज अप्लाई करने वाले हैं उनमें कोई स्पेशल पॉइंट्स तो नहीं है जो आपको कंसिडर करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप 320 अप्लाई करने वाले हैं, तो 320 में स्पेशल पॉइंट क्या होगा? जब आप लोग जीपीएफएस का ऑडिट कर रहे होते हैं, आप वाइड रेंज ऑफ यूजर की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड को ध्यान में रखते हैं। जब आप लोग एसपीएफएस का ऑडिट करेंगे, आपको स्पेसिफिक यूजर की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन नीड को ध्यान में रखते हुए बेंचमार्क सेलेक्ट करना है। यानी 320 में आपको स्पेशल कंसिडरेशन जो है वो देनी पड़ सकती है। ऐसे ही 315 में क्या करते हैं? यू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। और उसी के अंदर आ जाता है यू हैव टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग पॉलिसीज एटसेट्रा ऑफ द एंटिटी। अब यहाँ पे 315 कैसे लगेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द एज पर द प्रोविजंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या ऑडिटर के लिए जरूरी है टू अंडरस्टैंड दी सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन की इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट विच इज बीइंग डन बाय द मैनेजमेंट? आंसर इज यस। तो वो सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन क्या है जो मैनेजमेंट कर रही है, उसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन? सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन एक ऐसी इंटरप्रिटेशन है जब उसकी ऑल्टरनेटिव, अगर उसकी ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन की गई तो इट विल रिजल्ट इन अ मटेरियल डिफरेंस इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं फिर से बोलता हूँ, 315 में अकाउंटिंग पॉलिसी की अंडरस्टैंडिंग लेनी थी, लेकिन अगर एसपीएफएस का केस है और बिकॉज ऑफ द प्रोविजन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क निकल के आया है, तो आपको अब उस कॉन्ट्रैक्ट की सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशंस की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी जो मैनेजमेंट कर रही है। आंसर इज यस। सिग्निफिकेंट इंटरप्रिटेशन वो इंटरप्रिटेशन होती है जिसकी ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन मटेरियल इफेक्ट डाल सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे।
260 में क्या स्पेशल कंसिडरेशन है, 260 में ऑडिटर करता क्या है, कम्युनिकेट करता है टीसीडब्ल्यूजी से। तो क्या ये पॉसिबल है कि भाई जिससे ऑडिटर ने क्या ये पॉसिबल है कि जीपीएफएस और एसपीएफएस के केस में द पर्सन टू बी कम्युनिकेटेड डिफरेंट हो? आंसर इज यस, इट इज पॉसिबल। ऑडिटर की ड्यूटी है टू आइडेंटिफाई कि मुझे किससे कम्युनिकेट जो है वो करना है। ओके तो एंटिटी ने अगर जीपीएफएस एसपीएफएस बनाए हैं तो पर्सन जो है एसपीएफएस वाला डिफर हो सकता है फ्रॉम द पर्सन ओवरसीइंग द जीपीएफएस। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द पर्सन जिससे उसे कम्युनिकेट करना है। अच्छा जी। देन 701 क्या 800 वाले ऑडिट्स पे एप्लीकेबल होता है? ओनली व्हेन रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। क्या 720 की रिक्वायरमेंट 800 वाले ऑडिट्स पे एप्लीकेबल होती है? आंसर इज यस। अब 720 की रिक्वायरमेंट क्या होती है? सुनिए मेरी बात को, इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको स्क्रिबल कर करके पढ़ाया था, मैं वहीं से जो है आपके लिए इसको पिक कर लेता हूं। आ जाइए देखिए 720 की रिक्वायरमेंट बोलती है कि अगर अदर इन्फॉर्मेशन अकंपनी कर रही है एसपीएफएस को, या अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड की गई है इन अ रिपोर्ट जिसके अंदर एसपीएफएस भी है, तो भैया इस अदर इन्फॉर्मेशन पे अब 720 लगाना पड़ेगा। यानी ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा ये अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, कम ऑन ये अदर इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, ये अदर इन्फॉर्मेशन जो है कंसिस्टेंट होनी चाहिए। इसको रिव्यू करूंगा, ये इंश्योर करूंगा कि ये कंसिस्टेंट है विद दी ऑडिटेड एसपीएफएस, और साथ साथ में मटेरियल इनकंसिस्टेंसी को आइडेंटिफाई करना, मिस स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना, इन अदर इन्फॉर्मेशन, ये भी मेरा काम रहने वाला है। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा कैसे कि भाई अगर अगर अदर इन्फॉर्मेशन अकंपनी कर रही है एसपीएफएस को, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन जो है वो इंक्लूड कर दी गई है इन अ रिपोर्ट जिसके अंदर एसपीएफएस भी थे, तो याद रखिए इन रिपोर्ट्स को हम लोग एनुअल रिपोर्ट मान लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एसेट 720 इंटेंडेड फॉर स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स। ओके अब स्पेसिफिक स्टेक होल्डर्स कौन है? सिंपली स्पीकिंग वो स्टेक होल्डर्स जो रिलाय करने वाले हैं एसपीएफएस पे, यानी कि आपके स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। बढ़िया, आ जाओ जी। देन आ जाते हैं फॉर्मिंग एंड रिपोर्टिंग। फॉर्मिंग एंड ओपिनियन रिपोर्टिंग है भाई, ये रिपोस्टिंग नहीं है भाई, रिपोस्टिंग नहीं है, रिपोर्टिंग है। ओके तो फॉर्मिंग एंड ओपिनियन रिपोर्टिंग ऑन एसपीएफएस। पहली एडिशनल चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, अगर मैनेजमेंट के पास चॉइस एग्जिस्ट करती थी रिगार्डिंग द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, तो भाई साहब ऑडिट रिपोर्ट में हमें अलग से लिखना पड़ेगा कि भाई मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग द एक्सेप्टेबल एफआरएफ। अच्छा जी, बढ़िया, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरी बात, क्या मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, क्या मैं अपनी एसपीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट में जीपीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट या उसके किसी सेक्शन को रेफर कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, अदर मैटर पैराग्राफ का यूज करने वाला हूं। ओके फिर से, क्या मैं अपनी एसपीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट में जीपीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट या उसका किसी सेक्शन को रेफर कर सकता हूं? बिल्कुल, पूरी रिपोर्ट को भी, किसी सेक्शन को भी रेफर कर सकता हूं। अदर मैटर का यूज करूंगा, अदर मैटर यूज कर समय 706 फॉलो करूंगा। क्लास मैंने आपको 706 पूरा रिवाइज भी करा दिया था कैसे एप्लीकेबल होता है, ईओएम ओएम कब आते हैं। देन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द लास्ट पार्ट। रिपोर्ट करते समय ऑडिटर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑडिटर को यूजर्स को अलर्ट करना है किस बात को लेके, भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एसपीएफएस। ओके वो क्या क्या बताएगा, जरा मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऑडिटर सबसे पहले तो ये इंश्योर करेगा कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एफआरएफ जो है वो डिस्क्राइब होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एसपीएफएस जो है वो लोन के बेसिस पे बने हैं, तो भाई साहब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट एक्सप्लेन कि कॉन्ट्रैक्ट की इंटरप्रिटेशन क्या है, एक चीज। दूसरी चीज, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में इसी पैराग्राफ में जरूर बताएगा क्या पर्पस ऑफ एसपीएफएस क्या है, इंटेंडेड यूजर क्या है, या तो वो बता देगा या फिर वो नोट को रेफर कर देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां पे सारी बातें जो है वो लिखी हुई है। ओके आ जाइए। सो ऑडिटर अलर्ट करेगा रीडर्स को दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एसपीएफ। मैं फिर से एक बात बोल दूं कि भाई साहब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्राइब होना चाहिए। ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट में जरूर लिखेगा कि भाई एसपीएफ को फॉलो करके बने हैं, बेसिकली बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताएगा, और साथ साथ में इंटेंडेड यूजर बताएगा, पर्पस बताएगा, और वो नोट को भी रेफर कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जहां पे सारी बातें लिखी हैं। आइए, टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग ऑडिटर विल अलर्ट द यूजर ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट बाय इंक्लूडिंग अ ईओएम पैराग्राफ। तो ईओएम पैराग्राफ यूज करेंगे हम लोग। ईओएम पैराग्राफ की दो हेडिंग हो सकती हैं, एक सिर्फ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो भी आपको बताता हूं मैं, emphasis of matter paragraph explaining that financial statement are prepared in accordance with SPF and therefore may not be suitable for another purpose। इसी ईओएम पैराग्राफ में वो बता देगा भैया एसपीएफ फॉलो हुआ है, एसपीएफ के बारे में आप नोट टेक्स्ट में पढ़ सकते हैं, और पर्पस क्या था इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ओके साथ साथ में वो ये भी लिख देगा भाई और किसी पर्पस के लिए सूटेबल नहीं है। अब इन एडिशन टू दिस पर्टिकुलर थिंग, ईओएम पैराग्राफ में वो एक लाइन और लिख सकता है, ही कैन रिस्ट्रिक्ट हु कैन यूज द ऑडिट रिपोर्ट। तो ईओएम पैराग्राफ की हेडिंग देख लीजिए, अगर वो सिर्फ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बता रहा है तो ईओएम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अगर वो रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है तो वो क्या बोलेगा, ईओएम बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूसेज। ओके अब जरा सुनिए, लैंग्वेज में आपको जरूर यहाँ पे पढ़ाना चाहूंगा। अगर वो सिर्फ और सिर्फ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताना चाह रहा है तो बोलेगा वी ड्रॉ योर अटेंशन टू नो टेक्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच डिस्क्राइब्स द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग।
ऑडिटर ने ये भी इंश्योर करना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बता रखा हो, राइट? फिर वो बताएगा क्या? फिर बताएगा देखो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने थे टू असेस द कंपनी टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द रेगुलेटर एंड एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉट बी सूटेबल फॉर एनी अदर पर्पस एंड 706 की रिक्वायरमेंट है ईओएम जब भी डालते हो आपको लिखना पड़ता है अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। अगर आप यूसेज को रिस्ट्रिक्ट भी करना चाहते हो तो आप यहां तक तो आपने वही लिखा जो अभी हमने पढ़ा। उसके बाद आप एक काम और करेंगे, वो लिखेंगे अवर रिपोर्ट इज इंटेंडेड सोनली फॉर दी पार्टीज, यानी जो मेरी क्लाइंट है वो और जिसने उससे वो स्टेटमेंट बनवाई है उनके लिए सिर्फ ये उन्हीं के लिए ये इंटेंडेड है। ओके, और इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, यूज नहीं करना है, और कोई पार्टी इसको डिस्ट्रीब्यूट या यूज नहीं कर सकती है। लास्ट में वही अवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर। अदर मैटर पैराग्राफ कब आता है? जब मैं रेफर करना चाहता हूँ जीपीएफएस की ऑडिट रिपोर्ट या उसमें किसी सेक्शन को, तो मैं अदर मैटर पैराग्राफ इसके अंदर ले आता हूँ। ओके, चलिए, ऑल द बेस्ट।